तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हलीमा और दिल्ली दमीर कोनिया जा रहे होते हैं और वो एक मेहमान खाने में रुकते हैं। उसके पीछे लेकिन नोमान का सिपाही लगा होता है। फिर हलीमा सुल्तान दिल्ली दमीर से कहती है कि इसमें सुगुस्तगिन की कई सालों की मेहनत है जो कि सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी तरह सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंचनी ही चाहिए। फिर हलीमा दिल्ली दमीर से स्याही और कागज़ लाने को कहती है जो कि उसकी डुप्लीकेट बनाने की सोचती है जो कि बाद में काम आएगी। दूसरी तरफ नोयान ने कुछ अपने सिपाही कबीले पर हमला करने के लिए भेज दिए और वो कबीले का जायजा करते रहते हैं। दूसरी तरफ गुमुस्तकिन और काराबेग सरदार से बात करते हैं। काराबेग कहता है कि ये कल मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर गुमुस्तकिन कहता है कि हमें दोनों कबीलों के सिपाहियों को आपस में नहीं लड़ाना चाहिए। और सरदार कहता है कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ है और इसका फैसला जिरगे में ही होगा, उसे इंसाफ ही मिलेगा। नोयान का सिपाही इसके बाद हम अपनी चीज़ लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। हम खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए चुपचाप तुम ये काम करो। जिस पर वेटर रजामंद हो जाता है और शरबत लेकर उनकी तरफ जाता है। इस दौरान हलीमा उन कागजात की एक कापी तैयार कर रही होती है। दूसरी तरफ गार में ट्विटेकन का इलाज चल रहा होता है। इतने में ट्विटेकन का सार एक तरफ लुढ़क जाता है, जिस पर हकीम अर्तो कहता है कि इसकी रूह निकल रही है और जोर से उसके सीने पर एक मुक्का मारता है। सब परेशान हो जाते हैं। इब्नुल अरबी भी ऊंची आवाज में दुआ मांगने लगते हैं। हकीम अर्तुक जब तीसरी दफा उसके सीने पर मुक्का मारता है तो उसकी सांस बहाल हो जाती है, जिस पर सब लोग सुकून का सांस लेते हैं कि वो बच गया। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान कापी मुकम्मल कर लेती है और कहती है कि मैं असल कागजात को कहीं छुपा दूंगी जबकि नकल सामने रखूंगी। इतने में वेटर शरबत लेकर पहुंचता है और उनको देकर चला जाता है। दिल्ली दामीर और हलीमा सुल्तान फौरन शरबत पी लेते हैं। इसके बाद दिल्ली दामीर कहता है कि तुम सो जाओ, मैं बाहर बैठकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तानगुत छुप कर दिल्ली दामीर को देखने लगता है। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो सलजान को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें मारा, तुम्हारे हकूक पूरे नहीं किए। इन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर सलजान खुश हो जाती है। इसके बाद गुंदोगदो कहता है कि मुझे औलाद चाहिए, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने दूसरी बीवी को कबूल ना किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम आराम से सोच लो, फिर मुझे बता देना। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो अर्तुल के पास जाता है और उसे भी इस फैसले के बारे में बताता है। अब मुझे भी औलाद चाहिए अर्तुल। मैंने उसे बता दिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा। तुम्हारे दिल में कोई है? कौन? गोंजागुल। अर्तुल कहता है कि क्या आप गोंजागुल से शादी करना चाहते हो? जिस पर गुंदोगदो चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? अर्तुल कहता है, मैं समझ गया था जब तुम आयतुल खाला से बात कर रहे थे। तुम शादी कर लो, लेकिन सलजान भाभी को तलाक मत देना। इसके बाद अर्तुल कहता है कि काराबेग का ध्यान रखना। इस आदमी को मैंने नोयान के डेरे पर देखा था जब मेरे हाथ में कील ठोंका जा रहा था। यह भी वहाँ मौजूद था और हंस रहा था, जिस पर गुंदोगदो चौंक जाता है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार हाइमा खातून के पास तीमारदारी के लिए जाता है और उनसे माफी मांगता है। फिर वो अर्तुल के बारे में बात करता है कि हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। हाइमा खातून कहती हैं कि मेरा बेटा कातिल नहीं है, वो किसी भी सूरत अपने ही भाई का खून नहीं बहा सकता। वो ऐसा करने की बजाय 1000 बार मरना पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद कुरकुत सरदार चला जाता है। गुंदोगदो वापस हाइमा खातून के पास आ जाता है। इतने में हाइमा खातून की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। गुंदोगदो देखता है कि उनके जख्म से दोबारा खून बहना शुरू हो जाता है। वो फौरन एक औरत को बुलाता है और उसे कहता है कि फौरन हकीम अर्तुक को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ सलजान गुस्से में आयतुल के खेमे में जाती है और उसे कहती है कि मैं एक दिन तुम्हारी चालों को बेनकाब करके रहूंगी। इसके बाद वो गोकचे को जबरदस्ती पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार अर्तुल के पास जाता है। क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है अर्तुल? जिस पर अर्तुल कहता है कि क्या आपको समझ नहीं आ रही कि हाइमा खातून के पास पहुंच जाता है और उनका मायना करने लगता है। गुंदोगदो उठकर खेमे से बाहर आ जाता है। इतने में नोयान के आदमी कबीले में दाखिल हो जाते हैं और हमला कर देते हैं।
ایک تیر سیدھا گندوگدو کے پاس کھڑے سپاہی کو لگتا ہے، جس پر گندوگدو چونک جاتا ہے اور اونچی آواز میں کہتا ہے منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اندر موجود عورتیں بھی چونک جاتی ہیں اور اپنی اپنی تلواریں اٹھا لیتی ہیں۔ ارطغرل بھی آوازیں سن کر سمجھ جاتا ہے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کرکو سردار وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ ارطغرل پنجرے کے اندر شدید غصے میں آ جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔